brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मुलायम सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बातें बोलकर क्या महंत राजू दास ने बीजेपी को फंसा दिया? और अगर जब फंसा दिया तो बीजेपी किस तरीके से डैमेज कंट्रोल में जुटी है? अपर्णा को क्या इसी डैमेज कंट्रोल के लिए मिल्कीपुर में उतारा है? ये पूरी बात हम समझेंगे। ये भी जानिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से दिल्ली चुनाव में हुंकार भरनी शुरू कर दी है। दिल्ली चुनाव में पहुंचकर मौलानाओं को लेकर क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इसका क्या होगा असर, ये भी जानेंगे। और आखिर में आईआईटी वाले बाबा, जी हां, अब नए अवतार में क्या है उनका नया लुक और क्या कह रहे हैं बाबा, ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात करेंगे अपर्णा यादव की। जी हां, यूं तो इतने चुनाव हुए, लेकिन मुलायम सिंह की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को बीजेपी ने शायद ही कभी इतनी शिद्दत से याद किया हो। लेकिन इस बार मिल्कीपुर के उपचुनाव में अपर्णा यादव को बीजेपी ने सबसे पहले स्टार प्रचारक बनाकर उतार दिया। इसके पीछे की वजह कहीं राजू दास तो नहीं? बिल्कुल, राजू दास ने जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी मुलायम सिंह यादव पर की, हालांकि उन्होंने अपनी इस पोस्ट को हटाया बाद में क्योंकि वो बेहद ही आपत्तिजनक पोस्ट थी, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से यादव समाज में इसे लेकर गुस्सा उभरा, जिस तरीके से राजू दास जो कि महंत हैं और उनकी जुबान से जो बातें निकली, उसने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के काडर और खास करके मुलायम सिंह यादव को चाहने वालों को नाराज कर दिया। और यूं भी अगर एक सभ्य समाज की तरह भी देखा जाए तो इस तरह की बातें कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। बीजेपी को लगने लगा कि मिल्कीपुर का माहौल कहीं राजू दास का एक बयान पूरी तरीके से खराब न कर दे, तो राजू दास को तो चुप करा दिया गया है। यानी कि राजू दास अपने उस बयान के बाद से, उसे हटाने के बाद से बिल्कुल वो भूमिगत से हो गए। उसके बाद से उन्होंने कोई बयान, कोई सफाई का बयान, कुछ नहीं दिया। लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव सर पर है, चुनाव चढ़ चुका है और ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि अयोध्या से ही आने वाले इस साधु के एक बयान से कहीं इतना नुकसान न हो जाए कि बीजेपी को एक बार फिर अयोध्या में मुंह की खानी पड़े। तो इसीलिए इस मौके पर अब मुलायम सिंह का परिवार बीजेपी को याद आ गया। खैर, अपर्णा यादव बीजेपी में इतने समय से हैं, लेकिन बहुत ही कम जगहों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया होगा। लेकिन इस मिल्कीपुर में सबसे प्रोमिनेंट तरीके से वो उतार दी गई हैं। मुलायम सिंह की बहू है और यादव बहुल इलाकों में वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो चुनाव प्रचार की शुरुआत के पहले ही उन्होंने राजू दास पर सीधा निशाना साधा है, यानी कि बीजेपी की नेता हैं, और कहा कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ इस तरीके का बयान कतई स्वीकार नहीं होगा। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि राजू दास को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। पहले आप सुनिए क्या कहा है अपर्णा यादव। मुलायम सिंह जी पर अभद्र टिप्पणी की है। आपके परिवार से भी मुलायम सिंह जी हैं और साथ ही साथ, हालांकि राजनीति में आप अलग अलग हैं, लेकिन एक पर्सनली आप कैसे देखते हैं? मेरे को बहुत खराब लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी कि उन्होंने इस तरह से क्यों किया, किस लिए किया, क्या मंतव्य था, क्यों ऐसा लिख गए, कहाँ इनसे इस तरीके की अभद्र बात निकल गई। जो व्यक्ति हनुमान जी के दास हों, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, उसका तो अहम होता ही नहीं है, उसका सर्वस्व जो है राम जी के चरणों में अर्पित होता है। तो मुझे नहीं पता कि इस तरीके से उन्होंने क्यों बात करी। और वैसे भी सनातन परंपरा में मेरे ससुर जी हैं, मेरे पिता स्वरूप हैं, और मैं तो यही कहूँगी कि जो है कोई भी व्यक्ति जब दिवंगत हो जाता है, ये राम जी की कहते हैं ना टीचिंग्स में से आता है कि हमारा शत्रु भी अगर उसका देहांत हो गया तो उसको पूरे जो है सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि क्रिया करनी चाहिए, उसके बाद भी उसके बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए। तो सुना आपने, अपर्णा यादव ने सबसे पहले यही बात कही कि राजू दास को माफी मांगनी चाहिए।
कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, क्योंकि मिल्कीपुर में यादव मतदाताओं की तादाद काफी ज्यादा है और बगल में रामचंद्र यादव जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनकी अच्छी पकड़ है यादवों में। उस इलाके के यादवों ने बीजेपी को लगातार वोट भी किया है। ऐसी स्थिति में एक बयान बीजेपी को कहीं भारी न पड़ जाए, इसलिए अपर्णा यादव को एक डैमेज कंट्रोल के तहत भी बीजेपी ने उतारा है। आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मुख्यमंत्री की सभा कल होनी है, लेकिन उसके पहले ही अपर्णा यादव की सभाएं कराई जा रही हैं और वो भी यादव बहुल इलाके में, ताकि मुलायम सिंह की बहू हैं और अगर वो कुछ कहती हैं तो शायद लोगों का गुस्सा कुछ कम हो। और उनके साथ बीजेपी के भी यादव विधायक ही लगाए गए हैं, रामचंद्र यादव, जो कि उस इलाके में जिनकी अच्छी पकड़ है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से राजू दास के बयान के बाद इस पूरे मामले को बीजेपी ठंडा करने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से कम यादव समाज राजू दास के बयान के लिए भाजपा को दोषी न ठहराए। लेकिन क्या ये होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि राजू दास बेशक महंत हैं, लेकिन उनकी जो सियासी महत्वाकांक्षा है वो किसी से छुपी नहीं है। वो बीजेपी से कई बार टिकट की भी कोशिशें कर चुके हैं और खुलकर बीजेपी के समर्थन में भी रहते हैं। तो देखना है कि क्या ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा अपर्णा यादव के जरिए। नजर हमारी रहेगी। अगली खबर। तो आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा शुरू हो गया। जी हां, दिल्ली दौरा दिल्ली के चुनाव को लेकर। दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतर चुके हैं और उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं की शुरुआत भी कर दी है। कुल 14 चुनावी सभाएं उन्हें करनी है। हरियाणा में भी उन्होंने 14 सभाएं की थी, 9 बीजेपी जीती थी। बीजेपी को लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे और उनके भाषणों के जरिए उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में भी माहौल बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, यानी कि वो पॉलिटिकल ध्रुवीकरण जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों के जरिए करते हैं, वो किसी और नेता में वो ताकत नहीं है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो आज उन्होंने दिल्ली में मौलानाओं की सैलरी का मुद्दा उठा दिया और बोला कि उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने अपने पहले इस चुनावी सभा में, और खास करके मुस्लिम वोटरों को ध्यान में रख के। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यूं तो बीजेपी के भीतर एक से बढ़कर एक दिल्ली में ऐसे नेता हैं जो कि धार्मिक ध्रुवीकरण करने में उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हाल के दिनों में उन्होंने जिस तरीके के फैसले लिए हैं, चाहे वक्फ को लेकर के हो, चाहे संभल में जिस तरीके से उन्होंने खुदाई के फैसले लिए हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली के मतदाताओं के बीच वो जा रहे हैं। तो उनकी अपील का कितना असर होगा, देखना यह है कि क्या बटोगे तो कटोगे की तर्ज पर कोई नया नारा मुख्यमंत्री अपने इन भाषणों में देते हैं या नहीं। लेकिन दिल्ली के चुनाव में चुनाव को बनाने की जिम्मेदारी, माहौल बनाने की जिम्मेदारी जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन भाषणों पर टिकेगी। किस तरीके का माहौल बनता है ये देखना होगा, लेकिन बहुत कुछ बीजेपी को भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के
भाषणों के जरिए, उनकी चुनावी सभाओं के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बदलेगा। कितना होगा वक्त तय करेगा। अगली खबर। और अब बात आईआईटी बाबा की। जी हां, जिस आईआईटी बाबा ने इस महाकुंभ में सोशल मीडिया की जबरदस्त सुर्खियां बटोरी, जिन आईआईटी बाबा एक सोशल मीडिया सेंसेशन बने, आज वो एक नए अवतार में नजर आए। आज तक इंडिया टुडे के पॉडकास्ट में आईआईटी बाबा अभय सिंह एक नए लुक में नजर आए। आज उन्होंने अपनी दाढ़ी और मूछें हटा ली और जिस तरह की उनकी पुरानी कॉलेज डेज की फोटोज वायरल हुई कि कैसे लोग लगते हैं, आज हमारे साथ वो इस पॉडकास्ट में मौजूद रहे। जब ये पूछा गया कि आखिर ये नया लुक क्यों, तो उनका जवाब सुनिए। उनका कहना है कि वो किसी अवस्था में लिप्त रहना नहीं चाहते, यानी कि दाढ़ी अगर अच्छा लगता है तो दाढ़ी से मोह नहीं, अब ये दाढ़ी नहीं, लेकिन मैं कभी भी किसी भी अवस्था में रह सकता हूं, कंटेंट के लिए भी आपके सही है। सुनिए क्या कहा है आईआईटी बाबा ने। लेकिन जैसे राधा मिली थी मेरे को, मैं मुझे स्टोरी मैंने लाइफ में ऐसे चेंज किया, मगर इस काम ये काज ऐसे करते रहे, इस अवतार में राधा से शादी करा देते हैं। सारी टाइमलाइन बनाई मैंने, सब कुछ, और महादेव ने मना कर दिया, लेकिन नहीं आगे बढ़, हाँ ठीक है, छोड़ दिया महादेव, जाओ। यदि फर्स्ट रहता ना, ये मुझे कॉलेज के टाइम पे बहुत फील होता था। क्या कि जो फर्स्ट रहता है वो अकेला रहता है। फर्स्ट होने का मतलब ही वही है कि वो अकेला नहीं रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं शेयर्ड हो गया ना, वो फर्स्ट कैसे हुआ। उनके साथ पूरी बात है। देवी को भी बुला लेता हूँ बहुत बार। देवी को बुला लेता हूँ? हाँ, मतलब चैनल करके कभी ऐसा लग रहा हो, बैठो गपशप करो, बातें करो। भगवान से बात, देवी से बातें। हाँ, मतलब जैसे किसी भी रूप में आप चैनल कर सकते हैं ना, वो तंत्र मंत्र यूज करके, कि उस देवी को प्रसन्न करके तो उनको चैनल कर सकते हैं आप। कि मेरा प्रेजेंस ही लोगों के अहंकार को किल करता है कि ये इंसान एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, ऐसा इंसान। तो उनको लगता है कि यार हमने क्यों नहीं किया जो इसने किया। फैमिली में सत्याग्रह करनी पड़ती थी एक एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए। तो रैंक कितना आया था आपका? आईआईटी का रैंक क्या था? 731 था ना। यार 731। फिर वहाँ पे ऐसे ही था कि वो ये सब दूर जाने के लिए ही था, मतलब कि। खैर, आईआईटी बाबा की बात एक तरफ, दूसरी तरफ अखाड़ों के अध्यक्ष अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं, वो लगातार इस बात से नाराज हैं कि रीलबाज लोगों ने इस महाकुंभ का नैरेटिव खराब कर दिया है। यानी कि लगातार सोशल मीडिया में जिस तरीके से कुंभ को प्रचारित किया गया है, खास करके रील बनाने वालों से, वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। यानी कि चाहे आईआईटी बाबा हो, चाहे मोनालिसा हो, या फिर हर्षाचार्या, पूरा कुंभ इनके ही इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे अखाड़ों के लोग और कई बाबा परेशान हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।